अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और उनके मेजर ग्रुप्स पढ़े थे। तो आज हम लोगों ने डोमेन यूकेरिया पढ़ना है कि डोमेन यूकेरिया क्या है और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डोमेन यूकेरिया के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ना है। The domain eukarya encompasses all organism with eukaryotic cells। अच्छा, डोमेन यूकेरिया डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्चिया की तरह नहीं है। डोमेन यूकेरिया में यूकैरियोट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स लिखा है, इसका मतलब डोमेन यूकेरिया के पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लेकिन डोमेन यूकेरिया के पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं विच आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्चिया, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। Here are the general characteristics of domain eukarya that justify its classification as a separate domain। यहाँ पर डोमेन यूकेरिया के जनरल करैक्टरिस्टिक हैं जो हम लोगों को ये शो करवाते हैं कि डोमेन यूकेरिया बाकी डोमेन से सेपरेट है, उनसे अलग है और उनसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो हम लोगों ने इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो हम लोगों के पास इसके 6 करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम सबसे पहले इसका पहला करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो हम लोगों के पास इसका सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है सेल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने डोमेन यूकेरिया के सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। डोमेन बैक्टीरिया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है जो कि इसका इम्पोर्टेंट यूनिट होता है। तो अब हम लोगों ने इसके सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। दे पोजेसेस यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहली बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके सेल यूकैरियोटिक सेल्स हैं। डोमेन यूकेरिया के सेल यूकैरियोटिक हैं। विद ट्रू न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियस होता है, किस चीज़ से इनक्लोज्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इनका एक न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। सेल्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। सेल्स के पास जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि डोमेन बैक्टीरिया के पास ना ही न्यूक्लियस था और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं थे। उसी के अनलाइक डोमेन यूकेरिया के पास न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी हैं। जैसे कि जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? प्लांट्स में होता है और एल्गी में होता है। क्लोरोप्लास्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इनके पास गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम्स हैं और पैरोक्सीसोम्स। तो ये नाम आप लोगों ने, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं डोमेन यूकेरिया के सेल के अंदर। सेल्स ऑल्सो हैव साइटोस्केलेटन। इनका जो सेल होता है उनका एक साइटोस्केलेटन भी होता है। ये क्या है? A complex network of microtubules, microfilaments and intermediate filaments that provide structural support, enable cell movement and facilitates intracellular transport। अच्छा, डोमेन यूकेरिया के सेल्स के पास साइटोस्केलेटन होता है जो क्या है? एक पूरा नेटवर्क है, पूरा निज़ाम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का निज़ाम है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं जो इसके सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल स्ट्रक्चर है ना, तो इसके सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेल को हरकत करने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटेट्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद फ्राहम करते हैं। मीन्स के साइटोस्केलेटन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इसका सेकंड करैक्टरिस्टिक, इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोगों ने डोमेन यूकेरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है।
तो इसको हम लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, देयर डीएनए इज़ ऑर्गेनाइज इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। अच्छा, इनका जो डीएनए होता है ना, वैसे क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं इस तरह, ऐसे, मीन्स के एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो लेकिन जो डोमेन यूकेरिया है, इसके जो जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक लीनियर क्रोमोसोम होता है हमारे पास विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। जैसा कि डोमेन यूकेरिया के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो जो इसका क्रोमोसोम्स हैं वो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। डीएनए इज़ एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, जो इसके जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट करते हैं, विच हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक प्रोसेस है सारा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं और जेनेटिक मटेरियल की रेगुलेशन में मदद करते हैं कि किस तरह रेगुलेट करना है, और इसमें सारों में मदद करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन, जैसे कि डोमेन बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इन्वॉल्विंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ये किस तरीके से होती है? यूकैरियोट्स के अंदर, डोमेन यूकेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मियोसिस या फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से, लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ लीड करती है। इनकी रिप्रोडक्शन किससे होती है? मियोसिस से और फर्टिलाइजेशन से। सम यूकैरियोट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखो उन्होंने यहाँ लिखा है मोस्ट यूकैरियोट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सम यूकैरियोट्स कैन रिप्रोड्यूस asexually through mitosis and producing genetically identical offspring। मतलब कि काफ़ी जो डोमेन यूकेरिया के स्पीशीज़ हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और काफ़ी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स के कम से कम रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। इसके बाद आता है हमारे पास कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने डोमेन आर्चिया में जब हमने कंपेयर करके इसको पढ़ा था, तो जो डोमेन यूकेरिया की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा लो या कॉम्प्लेक्स होती है। इन मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू specialized types forming tissues and organs with specific function। अच्छा, तो यूकैरियोट्स में जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ना, मल्टी सेलुलर मतलब इनमें हज़ारों लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भला क्यों होती है? क्योंकि जो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, जो सेल्स को डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ में फॉर्म कर देते हैं, मीन्स के डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ बनाते हैं ये लोग अपने अंदर, और एंड ऑर्गन्स विद स्पेसिफिक फंक्शन, और काफ़ी ऑर्गन्स बनाते हैं अपने अंदर जो कि जिनकी काफ़ी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, काफ़ी मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जो इनके लिए काफ़ी बेनिफिट का बाइस बनते हैं या इनको इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। मतलब जो इनकी जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? सेल्स जो होते हैं ना, वो बताऊँ क्या बना लेते हैं अपने अंदर? डिफरेंट टाइप्स के या स्पेशल टाइप के ना टिश्यूज़ बना लेते हैं अपने अंदर, और स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स बना लेते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। उन टिश्यूज़ के भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और उन ऑर्गन्स के भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि इनकी एंशियंट टाइम्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या था? यूकैरियोट्स आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू एंडोसिम्बायोसिस where certain prokaryotic cells
such as mitochondria and chloroplast were engulfed by a host cell leading into a symbiotic relationship। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी यूकैरियोट्स का ये है कि इनके अंदर एंडोसिम्बायोसिस होती थी, मीन्स के काफ़ी एंशिएंट टाइम्स में वेयर कट सर्टेन प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब एंशिएंट टाइम्स में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, डोमेन आर्चिया के प्रोकैरियोट्स और डोमेन यूकेरिया के यूकैरियोट्स का आपस में पिछले मीन्स के एंशिएंट टाइम्स में काफ़ी हज़ारों साल पहले इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते थे, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो होस्ट सेल से इंगल्फ होते थे, जो इनको किस रिलेशनशिप में लेके जाते थे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स थे और जो यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल किसके, डोमेन आर्चिया के प्रोकैरियोट्स, इनके आपस में काफ़ी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं। तो अब आप लोगों को आई होप कि डोमेन यूकेरिया के बारे में आप लोगों को समझ आ चुका होगा। हम लोगों ने इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, लेकिन हमारी बुक में इसके ग्रुप्स नहीं बताए गए, तो सिर्फ इस मेजर ग्रुप्स किसके बताए गए हैं, डोमेन आर्चिया के और डोमेन बैक्टीरिया के। तो हम लोगों ने उसी के ग्रुप्स याद करने हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। हर डोमेन के ग्रुप्स हैं और करैक्टरिस्टिक्स हैं। डोमेन आर्चिया के भी करैक्टरिस्टिक्स हैं और ग्रुप्स भी हैं, और डोमेन बैक्टीरिया के भी करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और ग्रुप्स भी बताए गए हैं, और डोमेन यूकेरिया के सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ग्रुप्स नहीं हैं। तो अब हम लोगों ने, हमारे पास 3 डोमेन्स हो चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन तीनों डोमेन्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। कल हम पढ़ेंगे इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जो कि अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को तफसील के साथ समझाऊंगी कि डोमेन सबसे अपर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके आगे जितनी भी छोटी छोटी आती हैं तो वो डोमेन्स के बाद आती हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ चुकी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।